हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को देख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर एसी का फ्लो हम लोग करवाते हैं एक रजिस्टर से तो क्या इंस्टेंटेनियस करंट बनता है। उसके बाद फिर कैपेसिटर से अगर एसी को फ्लो करवाते हैं तो उसमें इंस्टेंटेनियस करंट क्या बनता है ये भी देख लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी देखे थे, ठीक है ना। तो एसी को अपोजिशन जो मिलता है कैपेसिटर की वजह से उसको हम लोग क्या बोले, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी का वैल्यू क्या है, 1/ωc। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि रिएक्टेंस क्या होता है, घटने लगता है। और डीसी अगर भेजे कैपेसिटर से तो डीसी के केस में कितना रिएक्टेंस मिलता है, वेरी हाई, इनफाइनाइट। तो उस केस में क्या है, इसका क्या मीनिंग है, अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टेंस मिल रहा तो इसका मतलब डीसी फ्लो नहीं कर सकता। तो कैपेसिटर से डीसी फ्लो नहीं होता है, सिर्फ एसी फ्लो कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग समझ लिए थे, वेवफॉर्म देख लिए थे और फेजर डायग्राम भी समझ लिए थे। अब एक और कंपोनेंट बच रहा है, वो है इंडक्टर। तो देखो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम लोग किसी इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किए हैं। एसी में बताओ क्या होता है, करंट बढ़ रहा होता है। तो इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर अपोज करता है सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस करके, इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करके। पता है ना, करंट बढ़ेगा तो हम बताए थे ना, करंट अगर बढ़ेगा तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, इधर नेगेटिव, और क्या कर लेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है इंडक्टर में, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है LdI/dt। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बनेगा बताओ, प्लस माइनस LdI/dt। तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा, सप्लाई वाला के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। E इज इक्वल टू LdI/dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करंट का एक्सप्रेशन पता है क्या, इंस्टेंटेनियस करंट तो आई होगा, नहीं पता। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे dQ/dt देखे थे कैपेसिटर में, तो Q पता था ना, तो Q की जगह वैल्यू रख दिए थे। यहाँ पे I पता है क्या, नहीं पता है, तो यहाँ वैल्यू नहीं रख सकते, तो डिफरेंशिएशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, dt को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, ये E/L लिख दो, और ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, di। समझ गए, इसको थोड़ा और अच्छा से अरेंज कर लो। I जानना है ना, तो di इधर लिख लो, di इज इक्वल टू E/L dt। समझ गए। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, di इज इक्वल टू E/L dt। समझ में आया। तो टोटल करंट हमको मिल जाएगा, di पता है ना, छोटा सा स्मॉल करंट पता है, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। तो di अगर छोटे छोटे करंट को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन I आ जाएगा। यहाँ पे बताओ E का वैल्यू तो पता है कितना है, E0 sin ωt। तो L तो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी कॉइल का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो L को बाहर कर दिए, 1/L इंटीग्रेशन के अंदर E dt। E का वैल्यू कितना है, E0 sin ωt dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, E0 भी तो बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू E0/L इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt dt होगा, ठीक है। तो E0/L sin ωt dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ, sin ωt का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ωt, और ओमेगा क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन बन गया, I इज इक्वल टू E0/L पहले से है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाएगा माइनस कॉस ωt बाय में 1/ω, ये लिखवा चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E0/ωL, और ये देखो एक चीज और, माइनस भी है, और ये क्या हो जाएगा, cos ωt हो गया, ये cos ωt। अब देखो हम लोग रजिस्टर वाला जब केस पढ़े थे तो वहां पे देखे तो E0/R आया था। तो यहाँ पे जो भी टर्म आता है वो क्या करता है, अपोजिशन वाला काम करता है, समझ में आया। तो ये अभी इंडक्टर की वजह से जो एसी को अपोजिशन फेस करना पड़ रहा होगा ना, वो चीज़ है। लास्ट क्लास में भी देखे थे, यहाँ ωc आया था तो उसको नीचे भेज करके 1/ωc लिख दिए थे, तो वो भी काम किसका जैसा कर रहा था, रिएक्टेंस के जैसा कर रहा था। अब देखियो करंट वोल्टेज जो हम लोग सप्लाई किए हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उसमें क्या E0 साइन आया हुआ है, और यहाँ क्या आ गया, कॉस। तो कॉस आ गया, तो डिफरेंस हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम, तब ना कंपेरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म में साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ देखो फिर लिख रहे हैं I इज इक्वल टू, ठीक है,
माइनस ई नॉट बाय, इसको लिख दें ओमेगा एल को लिखते हैं एक्सएल, ठीक है, एक्सएल। 1/ωc को क्या लिख सकते हैं, एक्सी, इंडक्टर की वजह से रिएक्टेंस है एक्सएल, ठीक है। और ये कॉस है तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, होता है ना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन भी है तो अगर माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, समझ में आया। और ई नॉट बाई एक्सएल को क्या लिखेंगे बताओ, यही क्या कहलाएगा, करंट का पीक वैल्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, ठीक है। तो ये हो गया करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई नॉट क्या है बताओ, ई नॉट बाई एक्सएल, ठीक है। और एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्सएल का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझ लो। वोल्टेज जो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या बन गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। रजिस्टर में क्या बना था करंट, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट का वैल्यू क्या था, ई नॉट बाई आर। कैपेसिटर वाला में क्या देखे थे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, और आई नॉट का वैल्यू क्या था, ई नॉट बाई एक्सी, और एक्सी का वैल्यू क्या था, 1/ωc। उसी तरह यहाँ पे देखो आई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल का वैल्यू क्या है, ओमेगा एल। समझ गए ये, ठीक है। चलो अब क्या देखना है हम लोग को, फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म। तो पहले फेजर डायग्राम देख लो, उसके बाद एक बार बनाना तुम लोग, ठीक है। फेजर डायग्राम देखते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम तो सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। चलो वोल्टेज को कहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, वोल्टेज इस जगह बना रहे थे, मान लेते हैं वोल्टेज का फेजर, एम्पलीट्यूड कितना है इसका, ई नॉट, और ये ओमेगा टी एंगल थीटा जो चेंज हो रहा है, ठीक है। करंट बताओ, करंट का जो भी वैल्यू होगा, आई नॉट का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई नॉट से तो स्मॉल ही आएगा क्योंकि किसी ना किसी रिएक्टेंस से डिवाइड किया जा रहा है, तो ई नॉट का जो वैल्यू है उससे कम आएगा। तो बताओ, और ये 90 डिग्री क्या चल रहा है, लैग कर रहा है, 90 डिग्री पीछे है ना, तो 90 डिग्री पीछे किधर, हम लोग आगे का बात होता है तो इधर बनाते हैं, बैकवर्ड बात हो रहा तो इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री बैक बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, ऐसा नाम क्या हो जाएगा, आई नॉट, ठीक है, समझ गए। इसका लेंथ है, इसको कम रखना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा, ये जब घूमेगा ऐसा, तो ये जब घूमेगा तो इधर क्या होगा, वोल्टेज ऐसा चेंज होता हुआ दिखेगा, और करंट भी अपना इस लेंथ के अनुसार इतना दूर तक चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखो, इसको क्या बोलेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको क्या बोलेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। इनके बीच का एंगल कितना है, 5/2 है ना, ठीक है, ठीक, आराम से, ठीक है। चलो ये हो गया फेजर डायग्राम। अब वेवफॉर्म का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेवफॉर्म देखो क्या बनेगा, वेवफॉर्म, ठीक है। तो बताओ वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनाना है, ये बन गया वोल्टेज का वेवफॉर्म, ठीक है। क्या बताएं, जब भी बनाओगे तो सबसे पहले मार्किंग कर लो 0, यहाँ पे क्या आएगा, π/2, बस पॉइंट बनाओ, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π हो जाएगा। ये करंट देखो तो, करंट क्या कर रहा, वोल्टेज से पीछे चल रहा, लैग कर रहा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसमें लिख देना करंट I lags E वोल्टेज, करंट लैग्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियन, या 90 डिग्री बोल सकते हो, समझ में आया।
कैपेसिटर में क्या था, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा था, ठीक है। चलो तो यहां बताओ तो अगर लैग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, लैग का क्या मतलब होता है, देर से चलना, देर से चलना। तो इसका मतलब ये अगर 8 बजे मान लो यहाँ पे 0 पे स्टार्ट हुआ है चलना, तो वोल्टेज 0 पे स्टार्ट हो गया चलना, तो करंट कब स्टार्ट होगा चलना, और आगे, ठीक है। तो आगे चलना यहाँ पे, तो डिले मतलब क्या करना, टाइम और आगे से स्टार्ट होना। तो करंट का जब वेवफॉर्म बनाएंगे, तो करंट का वेवफॉर्म जब बनाओगे तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री डिले चल रहा है, तो ये ना 90 होता है π/2, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब बता दिए ग्राफ कैसे बनता है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो अगले 90 पे पीक तक पहुंचता है, फिर अगले 90 पे 0 पे पहुंचता है, फिर अगले 90 पे नेगेटिव में पीक पे पहुंचता है, फिर अगले 90 पे 0 पे। तो इस जगह से अगर स्टार्ट करे बनाना तो पीक वैल्यू कहाँ पहुंचेगा, यहाँ। और इसका पीक जो होगा, करंट का जो पीक होगा वो क्या होगा, वोल्टेज के पीक से कम होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना, यहाँ तक पीक पहुंचा, इस पॉइंट तक पीक पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर ये घटेगा, उसके बाद फिर इधर नेगेटिव में पीक पे जाएगा, तो इसके बाद फिर ये उधर जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो बनाओ ग्राफ, और ग्राफ क्या यहीं से दिखाते हैं हम लोग, क्या नहीं, ग्राफ हम लोग यहाँ से दिखाते हैं। तो बताओ अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये तो ऐसा चलता रहेगा पूरा पैटर्न, ठीक है। तो इसको भी अगर ये ऊपर ऐसा गया तो इधर क्या होगा, ये नीचे बना के दिखा दो बस, ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है। इधर क्या लिख दें हम लोग, वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना लिए, E और I। ये जो पीक वैल्यू है किसका है, वोल्टेज का, और ये जो पीक है ये जो है किसका है, यहाँ करंट का पीक है, ठीक है। I नॉट, चलो बनाओ यहाँ तक जल्दी लिखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, इफेक्टिव ऑपोजिशन, OPPOSITION, effective opposition offered by the inductor to the flow of, offered by the inductor to the flow of AC through it, to the flow of AC through it, ठीक है। तो एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब होता है, अगर कभी इंडक्टर किसी एसी सर्किट में कनेक्टेड है तो जैसे रजिस्टर का काम होता है करंट को अपोज करना, उसी तरह इंडक्टर भी क्या करता है, एसी को अपोज करता है। तो उसी अपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रजिस्टर जो अपोज करता है उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, उसी तरह इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल का वैल्यू क्या निकल के आया बताओ, ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है, 2π होता है। तो ये भी फॉर्मूला है, लिख सकते हो, या फिर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, 2π ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, रेजिस्टेंस के जैसा ही काम कर रहा है ना, तो ओम होगा, समझ गए। चलो लिख लो, ग्राफ क्या बनेगा इसका, एक्सेल का, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। लिख देना वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या वेरिएशन होगा इसको देखते हैं। तो इधर लिख दे रहे ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, और इधर एक्सेल किसमें, ओम में, ठीक है। तो बताओ ये कैसा डिपेंडेंसी है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगा, ओमेगा 0 होगा तो एक्सेल का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो यानी ये कैसा लाइन बनता है, ओमेगा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सेल का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो कैपेसिटर की अपोजिशन क्या हो रहा था, घटता जा रहा था, ठीक है।
तो ये सवाल आया हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से उसका रिएक्टेंस बढ़ता है, तो इंडक्टर है वो। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगर डीसी को कनेक्ट कर दिया जाए इंडक्टर में तो क्या होगा। ठीक है, देखो नोट, इफ डीसी सप्लाई इज गिवन टू एन इंडक्टर, और इंडक्टर में अगर एक डीसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा। तो इंडक्टर में अगर डीसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा, ये इंडक्टर और यहाँ पे हम एक डीसी सप्लाई दे दे रहे हैं, प्लस माइनस ये डीसी है। तो बताओ डीसी के केस में क्या होता है, ओमेगा 0 बता चुके हैं 0। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा का वैल्यू 0, एल का कुछ भी रहे तो आएगा कितना 0। मतलब ये कितना अपोज करेगा डीसी को, 0, मतलब नहीं रोकेगा, यानी कि डीसी को इजिली फ्लो होने देगा। तो कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो डीसी को इजिली फ्लो होने देता है, इंडक्टर। कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो डीसी को फ्लो ही नहीं होने देता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में देखे थे ना कितना आया था, वेरी हाई, इन्फिनिटी आया था। तो अगर इजिली फ्लो होने देता है इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंस बहुत कम है, रिएक्टेंस बहुत कम है तो ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट के जैसा। तो इंडक्टर हो करके भी यहाँ क्या लगेगा, ये शॉर्ट सर्किट। पूछे थे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट क्या होता है ना, बता दे रहे, रुक जाओ लिख लो इसको, शॉर्ट सर्किट के जैसा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा तो करंट क्या होगा, इजिली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सो डीसी कैन इजिली फ्लो थ्रू एन इंडक्टर। डीसी बहुत ही इजीली फ्लो कर सकता है इंडक्टर से, एसी लेकिन फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एसी के बाद कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है तो एक्सएल का वैल्यू है कुछ। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाना, 0। तो लगभग 0 वायर का रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, प्योर कंडक्टर। ठीक है, ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, करंट नहीं फ्लो करना। तो करंट कब नहीं फ्लो करेगा, जब हम लोग या तो बहुत रेजिस्टेंस मान लो, तो बहुत रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, हवा, कुछ नहीं है बीच में, इसलिए ओपन दिखाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिए कि वायर कनेक्टेड है, तो प्योर वायर जब कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा उसका, 0.00 ओम, ठीक 1 ओम। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक था एसी का, समझ में आया। अभी हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को देखें। एसी अगर प्योर रेजिस्टर से कनेक्टेड हो तो क्या होगा, एसी अगर कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो क्या होगा, एसी अगर इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है तो क्या होगा, ये सब देख लिए। ठीक है, अब जो ये सब सीखने के बाद हम लोग को पढ़ना तीनों एक साथ कनेक्टेड है तब क्या होगा। तो एक एक में देख लो, इतना इतना ग्राफ बना हुआ है, इतना इतना फिजिक्स ये सब बना हुआ है। तो अगले क्लास में अच्छे से पढ़ के आना, समझ में आया, तभी फिर तीनों समझ झेल पाओगे, नहीं तो फिर बेहोश हो जाओगे क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लेट E इज इक्वल टू 220 sin 314t be the instantaneous voltage connected across the following components individually.
a resistor of 20 ohm. Second, an inductor of 2 by pi Henry. C, a capacitor of 100 by pi microfarad. Calculate the instantaneous current flowing through each of them. ठीक है, लिख लो क्वेश्चन जल्दी से। देखो, एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है कितना 220 sin 314t। बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंडिविजुअली। एक एक करके कनेक्ट किया गया है। एक रजिस्टर में कनेक्ट किया गया, उसके बाद फिर एक इंडक्टर में कनेक्ट किया गया, उसके बाद एक कैपेसिटर में कनेक्ट किया गया। तो तुमसे पूछा जा रहा सब में इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। पहला क्या किया गया, एक रजिस्टर था ना, एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में क्या किया गया है, एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया गया। इस एसी सोर्स का वैल्यू कितना है, इज इक्वल टू 220 साइन 314t। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो बताओ रजिस्टर के केस में करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। तो क्या चीज फाइंड करने का जरूरत है, ओमेगा तो पता है 314, आई नॉट फाइंड करना है ना। तो आई नॉट का वैल्यू क्या होता है रजिस्टर के केस में, आई नॉट क्या होता है ई नॉट बाई आर, ये होता है ना। तो ई नॉट का वैल्यू कितना है बताओ, तो इसको देख के यहाँ जो होता है वही नॉट होता है ना। कितना ई नॉट 220 बाई आर, आर कितना है 20, कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। मत कर देना ऐसा 20 से 20 काट दिया और 2 बच गया, समझ में। खतरों के खिलाड़ी वाला काम मत किया करो, समझ में। तो आई नॉट का वैल्यू कितना आया, आई नॉट का वैल्यू आ गया 11 एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट का क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट होता है ना 11 साइन 314t। तो ये हो गया करंट का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट रजिस्टर के थ्रू, समझ में आया। ठीक है, सेकंड में क्या किया गया, तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या किया गया है, इंडक्टर कनेक्टेड है, एक इंडक्टर कनेक्टेड है एसी सोर्स के अक्रॉस। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, ए इज इक्वल टू 220 साइन 314t। इसका इंडक्टेंस कितना दे रखा है, पाई बाई 2 दिखा तुमको, ऐसा उल्टा क्या बोल रहे हो 2 बाई पाई हेनरी है ना। चलो तो यहाँ पे देखो एसी सोर्स, तो इसमें बताओ इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट का एक्सप्रेशन अभी देखे थे, ई नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और आई नॉट का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल होता है ना। तो एक्सएल का वैल्यू, एक्सएल साइज हमको याद आ रहा, तुम लोग जो टी शर्ट दिया हमको चलो एक्सएल का वैल्यू फाइंड कर लेते। एक्सएल का मतलब क्या होता है, ओमेगा एल होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस तो पता था ना, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस पता है कि इंडक्टेंस पता है, इसका रिएक्टेंस नहीं ना पता है। तो एक्सएल का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओमेगा एल। तो एग्जाम में अगर ऐसा वैल्यू दिया है ना तो इसको देख के बेहोश नहीं होना है, ये इसलिए दिया तुम्हारे कैलकुलेशन इजी हो जाए, और तुम उसको उल्टा सोचोगे पाई बाई 2 तो फिर खतरनाक। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा एल, ओमेगा कितना है बताओ 314, और एल का वैल्यू कितना है 2 बाई पाई, समझ में आया।
तो पाई का देख करके तुमको क्या लगता है वैल्यू क्या बैठा है, 3.14 बैठा है कि 22/7 बैठा है? सब उल्टा बोलो तुम। यहाँ दिख रहा है 314 दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या इसको रखोगे बताओ, 314 इंटू 2 बाई में 3.14, इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 छप जाएगा। 314 इंटू 2 इंटू 100 बाई 314, ये से कट जाएगा, कितना आया? तो इसका मतलब ये इंडक्टर जो है ना इस फ्रीक्वेंसी पे कितना रिएक्टेंस दे रहा होगा, 200 ओम का। समझ में आया? एक्सेल आ गया। तो करंट का पीक वैल्यू क्या होगा, आई नॉट। आई नॉट का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट बाई एक्सेल, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू कहाँ गया, 220 बाई में क्या, एक्सेल। एक्सेल का वैल्यू कितना आया, 200। अब बताओ कैसे काटे ये दो और ये जीरो काट दे, दो बचेगा, एक जीरो कट गया, 2 से डिवाइड दो, कितना आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, तो नीचे भी तो जीरो है, तो कितना हो जाएगा, 1.1 आ जाएगा, ठीक है, 1.1 एम्पियर। समझ में आया? तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 1.1 एम्पियर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तक आ जाता है ना, आई इज इक्वल टू, हाँ 1.1, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, ये रहा आई नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस होता है, माइनस π/2, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट का वैल्यू कितना, 1.1 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये किसका बन जाएगा एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस करंट। समझ में आया? ठीक है। अगर एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता, चलो रेड कलर लाए हैं तो ठीक है, सी, एक कैपेसिटर कनेक्टेड होता एसी सोर्स के अक्रॉस, जिसका कैपेसिटेंस सी है, ये E इज इक्वल टू 220 साइन 314 टी। चलो तो इस केस में क्या फाइंड करते हैं, अब ये देखो थोड़ा ध्यान से, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना दे रखा है, 100/पाई माइक्रोफैराड। अब बताओ ये माइक्रोफैराड स्टैंडर्ड यूनिट होता है क्या, तो माइक्रो को हटाओ, क्या आ जाएगा 100, अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं, सी का वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, सी का वैल्यू बताओ क्या होगा, 100/पाई, माइक्रो के जगह क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -6। अब ये क्या हो जाएगा, फैराड। ये देखो 10 का पावर -6, ये क्या 10 का पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा ये -4/पाई फैराड। समझ में आया? कैपेसिटेंस एक्सी का वैल्यू क्या हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/ω/c। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, वैल्यू बैठा, ओमेगा का वैल्यू कितना, 300, हाँ 314, और ये 10 का पावर -4, और ये पाई। समझ में आया? तो क्या होगा बताओ, पाई का वैल्यू क्या रखें 314 इंटू, अच्छा इसको भेज दे ऊपर, अच्छा छोड़ दो रहने दो, 10 का पावर -4 अभी रहेगा वो, 3.14 होता है। सॉल्व करो क्या आ जाएगा, ये 1/314 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है, 10 का पावर कितना है ये -4, और ये इससे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, 10 का पावर 2 100 बन जाएगा ना, और ये नीचे कितना है 314, ये कट जाएगा, क्या हो गया 10 का पावर -4 और 10 का पावर 2, तो 10 का पावर -2 नीचे बचेगा, तो 1/10 का पावर -2, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, तो एक्सी का वैल्यू कितना आ गया, 10 का पावर 2 मतलब 100 ओम। समझ में आया एक्सी का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर आई नॉट फाइंड करना है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या है, आई नॉट क्या होगा, आई नॉट होगा ई नॉट बाई एक्सी, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू कितना 220, और एक्सी का वैल्यू कितना है, कहाँ गया 100 ओम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट क्या क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये होता है ना। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 2.2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये हो गया, ठीक है।
लिखो यहाँ तक जल्दी, लिख लिया।